1 सितंबर 2022 मेरी जेई एडवांस की रिस्पॉन्स शीट आती है और घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। मेरे कैलकुलेटेड मार्क्स थे 84, सिर्फ 84। अब ये देखने के बाद सबने मान लिया था कि आईआईटी का सपना अब खत्म हो चुका है और घर वालों ने तो एनआईटीज देखने भी स्टार्ट कर दिए थे। बट मेरे दिमाग में यार एक ही चीज़ थी कि ये जेई एडवांस्ड है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। और अल्टीमेटली जो हुआ उसने सबको गलत साबित कर दिया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2020 में। हर जेई एस्पिरेंट की तरह मैंने भी एक सपना देखा था, एक आईआईटीएन बनने का सपना, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने का सपना। और इसके लिए मैंने अपने सिटी प्रयागराज के फिटजी सेंटर में एडमिशन लिया था। लेकिन तभी आ गया कोविड, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। ऑनलाइन की वजह से कोई टाइम टेबल होता नहीं था क्लासेस का, काफ़ी रेगुलर हो चुकी थी। और एक बार तो मुझे याद है कि केमिस्ट्री की हमारी 1 महीने तक कोई क्लास ही नहीं हुई थी। और इसी सब के कारण एंड में आते आते क्लास 11 मेरी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इस पूरे सिनेरियो में बस एक ही चीज़ अच्छी थी, वो थी फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स में भी सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा था, 11th कंप्लीट होते होते 12th का जुलाई आ गया था। बट फिर भी हमारे सर ने कभी भी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो हमेशा उन्होंने जेई एडवांस लेवल ही पढ़ाया। कोचिंग का कितना भी प्रेशर हो कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, बट उन्होंने हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं किया कि भाई मेन लेवल पढ़ा दिया और ख़त्म कर दिया। और मैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि मैं आज आईआईटी में हूँ, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो भी मैथ्स और केमिस्ट्री टीचर्स की तरीके बस जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाने पर फोकस करते, तो कोई भी सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग नहीं होता और आज मैं यहाँ आईआईटी में नहीं होता। लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 11th तो पूरी वेस्ट हो ही चुकी थी और मैंने इसके बावजूद 12th भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उसी कोचिंग से। और मुझे बहुत लेट हो गया ये चीज़ रियलाइज़ करते करते कि वो टीचर्स केवल सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कोर्स निपटाए जा रहे हैं। सितंबर 2021 में जाकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब हमें इस कोचिंग को छोड़ना होगा और मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया। तुम खुद सोच के देखो, आधी 12th बीत चुकी है, इतना सारा बैकलॉग है और उसके ऊपर से मैं इस समय जाकर के टीचर्स चेंज कर रहा हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। और इसके साथ साथ इस साल हमारे बोर्ड भी 2 बार हुए थे। तो क्या हालत होगी उस समय, ये तुम रियलाइज कर सकते हो। इतने सारे प्रॉब्लम्स और केओस के बाद भी मैंने जेई मेन में एक अच्छी डिसेंट परसेंटाइल स्कोर की, 99.28 परसेंटाइल। और मेरी रैंक थी AIR 6570। अब ये रैंक देखकर सबको लगा कि अब तो टेंशन खत्म, एक टॉप एनआईटी तो पक्का ही है। बट मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे लिए ये रैंक 6570 के बजाय अगर 10,000, 20,000, 30,000 भी होती तो भी सेम ही बात होती, क्योंकि जेई मेन को मैंने हमेशा से एक क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह देखा था, एडवांस के लिए एक टिकट। बट हाँ, इस रैंक ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि भाई अगर जेई मेन में इतनी रैंक आ सकती है तो एडवांस में भी 4-5 हज़ार के अंदर तो आ ही जाएगी और जो मेरा ड्रीम कॉलेज था आईआईटी दिल्ली, वो मिल ही जाएगा इजिली। अब इस कॉन्फिडेंस से फायदा हुआ या नुकसान, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब ये सुनकर ये मत सोचना कि मैं कोई बहुत टॉपर स्टूडेंट था कि भाई जेई मेन तो बस क्वालिफाइंग एग्जाम है, अपन तो बस एडवांस को टारगेट करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरी सिचुएशन क्या थी। 11th एंड तक मेरी पूरी 11th वेस्टेड थी। सितंबर लग गया था मुझे 12th का ये रियलाइज करते करते कि मुझे एक्चुअली में किन टीचर से पढ़ना है। लेकिन दिमाग में आईआईटी का जुनून ऐसा था कि मैंने जेई के अलावा कोई और एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, वीआईटी, बिटसैट, कोई भी नहीं। जो भी सुनता है वो यही कहता है कि यार ये तो पागलपन है, कोई तो प्लान भी होना ही चाहिए था ना। अगर जेई में नहीं हुआ तो वीआईटी, बिटसैट कुछ तो भरना चाहिए था, तुमने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है। और इवन आज भी मैं आईआईटी में आ चुका हूँ, आज भी मैं किसी को अगर ये बात बताता हूँ कि मैंने ऐसा किया था कि मैंने जेई के अलावा कोई और फॉर्म नहीं भरे थे, तो लोग यही कहते हैं यार कि ये तो बेवकूफ़ी थी, प्लान बी तो होना ही चाहिए। बट मेरा टेक इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कोई प्लान बी इसलिए नहीं रखा था क्योंकि आईआईटी जाने के पीछे कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है या फिर मुझे एक टॉप की नौकरी चाहिए एक अच्छी एमएनसी में, इसलिए मैं आईआईटी को टारगेट कर रहा हूँ। वो चीज़ें मैं एनआईटी के कंप्यूटर साइंस से भी कर सकता था, एनआईटी की किसी अच्छी ब्रांच से भी कर सकता था, किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकता था। बट मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि भाई वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना है, अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना है। क्योंकि एक अलग कॉन्फिडेंस देता है यार जब तुम एक ऐसा एग्जाम जिसमें 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें अगर तुम 10,000 में आ रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। तो मेरा टारगेट वो था, ना कि ये कि मुझे किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच में इंजीनियरिंग करने को मिल जाए। इसीलिए मैंने कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचा और यही रीजन था कि जेई मेन की रैंक भी मेरे लिए वर्थलेस थी, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा से आईआईटी था। क्योंकि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम जेई एडवांस्ड है, जेई मेन नहीं है। और मेरी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से थी। मतलब जितना भी मैंने पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा पहले दिन से मैं पढ़ रहा था, बट जब भी मैंने पढ़ा मैंने हमेशा एक चीज ध्यान रखी कि भाई जो भी टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ मैं एडवांस लेवल पर पढ़ रहा हूँ। जेई मेन को कभी भी टारगेट नहीं किया। और तुम जानते हो कि जेई एडवांस में, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि 30-40% सिलेबस भी अगर ढंग से एडवांस लेवल पर किया है तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो। और मैं खुद एग्जांपल हूँ कि मैंने सितंबर में जाके मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स ठीक हुए थे। फिजिक्स ठीक चल रहा था बट उसमें भी काफी सारे बैकलॉग थे क्योंकि क्लासेस नहीं लगती थी।
तब भी जाकर के मैंने जेई एडवांस क्रैक कर लिया और आज मैं आईआईटी में बैठा ही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक प्लान भी था कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप लूंगा फॉर श्योर, भले ही मेरी जेई में बहुत अच्छी रैंक आ चुकी है, क्योंकि मुझे एनआईटीज नहीं चाहिए थे, मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए था, क्योंकि वही प्रूव करेगा कि जेई एडवांस्ड में मैंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो 6570 रैंक आने के बाद भी अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला था। इट वॉज स्टिल ऑल और नथिंग। और इसी ऑल और नथिंग माइंडसेट के साथ मैंने अपना जेई एडवांस का एग्जाम दिया था। जेई एडवांस सिर्फ एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, एक फिजिकल और मेंटल वॉर है। इसके लिए हमें अपने आप को बहुत पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं पढ़ाई वाली प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो तुम ऑलरेडी करोगे ही। उसके अलावा एग्जाम वाले दिन की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने एग्जाम के 5-6 महीने पहले से ही अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना स्टार्ट कर दिया था कि एग्जाम वाले दिन मुझे जिस टाइम उठना था मैं उस टाइम पे उठना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो मैं कभी भी जीवन में नहीं करता था। उसके बाद मैंने फिर वो हैबिट डिसकंटिन्यू कर दी है। बट उन 6 महीने मैंने ब्रेकफास्ट किया एग्जाम के टाइम स्लॉट के पहले। एग्जाम वाले दिन मुझे जिस टाइम पर ब्रेकफास्ट करना था उस टाइम पर ब्रेकफास्ट करने की मैंने हैबिट बनाना स्टार्ट की। इसके अलावा मैं ट्राई करता था कि एग्जाम के टाइम स्लॉट में मैं सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूं, ताकि मेरा दिमाग अपने आप उस टाइम पर सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेन हो जाए। डी डे पर एग्जाम के एक दिन पहले हमने सेंटर लोकेट कर लिया था, ताकि कोई भी लास्ट मिनट पैनिक ना हो। और मैं सुबह 7:30 बजे एग्जाम के सेंटर पर पहुंच गया था और 9 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होना था। और बाहर मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई सुबह से शाम तक रुके हुए थे और मेरा वेट कर रहे थे सेंटर के बाहर। ये प्रेपरेशन सिर्फ मेरी नहीं थी, इसमें पूरे 2 साल और इवन लास्ट मोमेंट तक मेरी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। और ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जनरली वो बच्चे जो कोटा वगैरह में रह करके या बाहर कहीं रह करके हॉस्टल्स में रह करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट रहता है, उनके टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता है, उनके पीयर्स का सपोर्ट रहता है। बट टीचर्स और पीयर्स, क्योंकि वो टीचर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पीयर्स भी जो हैं वो भी उनको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, तो कोई भी तुम्हें उतना सपोर्ट उस तरीके से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा जिस तरीके से फैमिली करती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था मेरे लिए, क्योंकि ऑनलाइन के कारण मैं पूरे टाइम घर पे रह करके पढ़ा और मेरी फैमिली का मेरे को सुबह से शाम तक पूरा सपोर्ट था पूरे 2 साल के अंदर। इवन मेरे छोटे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, और आगे भी रिजल्ट के टाइम पे भी, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो 9 बजे हमारा पेपर स्टार्ट हुआ और मैंने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने क्वेश्चंस को मार्क करना स्टार्ट किया, डिफिकल्ट, लेंदी। और मैं वो वाले क्वेश्चन ढूंढने लगा जो कि इजी हैं और जल्दी से सॉल्व भी हो जाएंगे, मतलब जिनका मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मेरा आंसर आ जाएगा। और ये हैबिट मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा था। जेई मेन में मैंने यही किया था पूरे टाइम, और जेई मेन के लिए है भी ये बेस्ट स्ट्रेटजी। खैर एडवांस के लिए भी यही स्ट्रेटजी है। बट इस स्ट्रेटजी से मैंने जब पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं मार्क करने लगा डिफिकल्ट, लेंदी, डिफिकल्ट। इस तरीके से करते करते पूरा पेपर खत्म हो गया। और मुझे एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसको मैं देख करके ये कह सकता हूँ कि हाँ ये स्टेप्स होंगे, मुझे सारे स्टेप्स दिख रहे हो कि ये स्टेप्स होंगे और इसका आंसर श्योर शॉट सही आ जाएगा। पर कहीं से तो स्टार्ट करना था, तो मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था इनऑर्गेनिक। और ऐसा क्यों था, देखो वैसे जनरली लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, रटना पड़ता है वो। तो एक चीज तुम देखोगे, रटना तो हर जगह पड़ता है, बट इनऑर्गेनिक मेरा सबसे स्ट्रांग होने के पीछे रीजन था मेरे इनऑर्गेनिक के टीचर, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उनसे पढ़ के ऐसा लगता था इनऑर्गेनिक भी पूरी लॉजिकल है। तो इनऑर्गेनिक मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया ये सोच के कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर हम लेंदी क्वेश्चन पर बाद में जाएंगे। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैंने रियलाइज किया कि ज्यादातर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स्ड, ऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स्ड, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस थे। और शुरू के 3-4 क्वेश्चन मुझे वही मिले। तो मुझे लगा यार नहीं, अभी इसको रहने देते हैं, और मैंने तुरंत पिवट किया और फिजिक्स, जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, वो करना स्टार्ट किया। लेकिन किस्मत देखो, फिजिक्स का पहला ही क्वेश्चन ग्रेविटेशन का था, जिसमें भी कुछ स्टार सिस्टम वगैरह पर था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको पूरा कर लूंगा। तो फिर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ, बट मैंने कंटिन्यू किया। मैंने कहा सारे क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ी होते हैं जेईई एडवांस में। सेकंड क्वेश्चन पे आया। इस तरीके से 2-3-4 क्वेश्चंस मेरे तुरंत तुरंत फिर होने लगे। जैसे ही होने लगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और इस तरीके से करते करते मैंने वो क्वेश्चन जो कि लेंदी थोड़े से थे, बट हाँ ये था कि मुझे लग रहा था कि हाँ मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आंसर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए। और इस तरीके से फर्स्ट राउंड में मैंने फिजिक्स के 7-8 क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन इसी दौरान एक चीज हुई। एक क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे मतलब बड़ा क्लियर था कि ये तो मेरे से हो ही जाएगा। उसमें 7-8 रजिस्टर्स थे, और उसमें अलग अलग रजिस्टर पे करंट वगैरह पूछी थी, मल्टी करंट क्वेश्चन था। तो मुझे लगा ये तो इजीली हो जाएगा, केवीएल केसीएल लगाना है, शुरू करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया। केवीएल केसीएल से मैं जाने लगा और उस तरीके से मेरे 7-8 वेरिएबल वाली इक्वेशंस बन गई। अब सोच सकते हो तुम, 7-8 वेरिएबल, 7-8 इक्वेशन, उसमें से अपने को एक एक वेरिएबल निकालना है। तो ये करने में मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट वेस्ट किए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार लेंदी जा रहा है, छोड़ो इसको। हाँ ये चीज देखो, यहाँ से भी तुम्हें सीखना है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से फंसने लगे ना कि पहले लग रहा था हो गया है बट अब नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत पिवट करो भाई, छोड़ दो वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, फिर आगे बढ़ो।
तो मैंने वो क्वेश्चन तुरंत छोड़ा और मैं फिर आगे बढ़ गया। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी जेई की तैयारी कर रहा है, तो उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, तो उसने आकर के दिखाया कि देखो यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। और मुझे बाद में उस समय पता चला जा करके कि उस क्वेश्चन में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा था, जो रेजिस्टर्स की सिमेट्री वगैरह का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। और हमारे टाइम पर, क्योंकि हमें कोचिंग वालों ने भी वो चीज़ पढ़ाया नहीं था और मेरा वो टॉपिक छूट गया, कोचिंग वालों ने पढ़ाया नहीं, मुझे लगा कि जो है बहुत ज्यादा वेटेज होता नहीं होगा, क्वेश्चंस आते नहीं होंगे, तो मैंने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था। और अगर उसमें सिमेट्री लगा लो ना, तो मुश्किल से 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने केवीएल केसीएल लगाता रहा, उसमें 15 मिनट मैंने वेस्ट किए। इससे अच्छा मैं बिना देखे छोड़ देता था। मतलब मुझे उस क्वेश्चन को देख के ये लगा कि हाँ ये केवीएल केसीएल से हो जाएगा, उसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सिमेट्री नहीं पढ़ा था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि जब जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो कोई चैप्टर को पढ़ रहे हो तो फुल्ली पढ़ो। जेई मेन में तुम टारगेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, बट एडवांस में पूरा सिलेबस पढ़ो, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ो। क्योंकि तुम्हें अगर इस तरीके की सिचुएशन आ गई ना, कि तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा, बट अल्टीमेटली उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो तुमने छोड़ दिया है, तो बहुत बेकार सिचुएशन हो जाएगी। तुम सोच सकते हो 3 घंटे के पेपर में 15 मिनट वेस्ट करने का क्या मतलब होता है। और ये जेई एडवांस की सबसे बड़ी सीख है, कि हाफ को कॉन्सेप्ट से तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स होंगे या फिर टाइम जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ कि टाइम इतना वेस्ट हुआ। ये भी हो सकता था कि तुम कोई कॉन्सेप्ट हाफ को पढ़ के चले गए, मेन लेवल पे ऊपर ऊपर से फॉर्मूला रट के चले गए, वहां कुछ और लग रहा है, और इस चक्कर में तुम्हारे मार्क्स हो गए नेगेटिव। तो मतलब तुमने एफर्ट भी दिया, टाइम भी लगाया, और अल्टीमेटली नेगेटिव मार्क्स लेके आए। तो ये गलती नहीं करनी है। जो भी पढ़ना है अप टू एडवांस लेवल पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। खैर, ऐसे करते करते फर्स्ट राउंड में मैंने फिजिक्स के 7-8, केमिस्ट्री के 5-6 और मैथ्स के 3-4 क्वेश्चंस कर लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने और लेंदी वाले क्वेश्चन उठाना शुरू किया, जिनका मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, बट मैं आंसर तक पहुंचूंगा कि नहीं मुझे श्योर नहीं था। तो मैंने वो क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, और उसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस मेरे हो गए। और इतना सब करने के बाद भी मेरे पास टाइम बचा था उन क्वेश्चंस को देखने के लिए, जिनको मैं ये मान चुका था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को नहीं आते, तो ये शायद मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो टाइम बहुत होता है ये एडवांस के पेपर में, है ना। क्योंकि पूरा पेपर तो करना नहीं होता। पूरा पेपर तो टॉपर्स के लिए है भाई, जो टॉप 100 AIR में आ रहा है, वो भी फुल मार्क्स तो नहीं लाते हैं, है ना। तो वही बात थी, काफी टाइम बच गया था, तो मैंने कहा चलो अब वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिनको बिल्कुल हमने ये सोच के छोड़ रखा है कि ये तो होंगे ही नहीं। और सरप्राइज की बात ये है कि उनमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब जैसे चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन था, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, बट वो सिंपल लॉजिक से हो जाता। तो मैंने थोड़ी देर देखा और मेरे से वैसे भी एक दो क्वेश्चंस बन गए। तो इससे ये सीख मिली कि हो सकता है यार पेपर बहुत टफ हो, पर जो भी है सबके लिए सेम ही है। तो अपने को लास्ट मोमेंट तक लगे रहना है और अपना बेस्ट दे के आना है। तो देख सकते हो मैंने स्टेजेस में पेपर अटेम्प्ट किया, और अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट तक मैंने अटेम्प्ट किया। मतलब मेरे पास 20-25 मिनट बचे थे, जब मेरा ये हो चुका था कि हाँ अब जो वही क्वेश्चन केवल बचे हैं जो श्योर शॉट है कि मुझे नहीं आएंगे, मैंने उन क्वेश्चंस को भी देखा। क्योंकि ऐसा नहीं यार, वो 20-25 मिनट में बर्बाद करके क्या करता, एग्जाम हॉल से तो निकल नहीं सकते। तो मैंने उनको देखा और उनमें से भी एक आध क्वेश्चन हो गए। तो ये सोच के मत जाओ यार कि मतलब इतना पर्टिकुलर मार्क्स वगैरह टारगेट करके जा रहे हैं कि 120 नंबर आएंगे तो ही आईआईटी मिलेगा, नहीं मिल रहा तो छोड़ के बैठ गए और वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, जितना भी हो सकता है एक रैंक तो अल्टीमेटली आएगी ना। हो सकता है वो 25,000 रैंक हो, जेई एडवांस में 25,000 रैंक हो, उस पे आईआईटी ना मिले। 25 से अगर वो 22 हो जा रही है तुम्हारे थोड़ा एफर्ट लगाने से, तो अच्छा ही है ना। तो वो सोच करके तुम अटेम्प्ट करो, ये मत सोचो कितनी रैंक आएगी कितने मार्क्स आएंगे। बस अपना बेस्ट देते जाओ, कि जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, उसको टारगेट करो। पेपर 1 के बाद लंच हुआ, मैंने किसी दोस्त से बात नहीं की, सीधा बाहर निकल गया और जा करके कार में बैठ गया, जहां पर मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी। फिर मैंने जा करके वहां पर लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इस पूरे टाइम में मेरे फैमिली में किसी ने भी ये नहीं पूछा कि पहला पेपर कैसा गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ये चुप्पी बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। और ये चीज तुम अगर एग्जाम देने वाले हो तो तुम अपनी फैमिली को भी बोलना, या दोस्तों से तो बात ही मत करना यार, क्योंकि दोस्त तो पूछ लेंगे, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने लगेंगे। दोस्तों से तो बात ही मत करना, बट अगर फैमिली बीच में तुम्हें वहां पर मिलने आती है या वहीं रुकती है, तो उनसे भी बोल देना भाई कि जब तक पेपर 2 खत्म नहीं हो जाता, पेपर 1 के बारे में कोई भी डिस्कशन ना करे। क्योंकि इससे कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है बंदा, और पेपर 2 में आते हुए चीजें गड़बड़ करके आता है, और ये हमें नहीं करना है। क्योंकि वो पेपर के बीच का समय है। हमें पूरा पेपर खत्म होने के बाद तुम्हें जितना डिस्कस करना है करो, बट बीच में मत डिस्कस करना। फिर इसके बाद पेपर 2 स्टार्ट हुआ, और ये जनरली थोड़ा सा टफर होता है, इसलिए ताकि लोग जल्दी से गिव अप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी सुबह एक पेपर दे चुके हैं। और उसमें वो ट्रिक क्या करते हैं, हमेशा पहले दो दो तीन क्वेश्चंस हमेशा हर सब्जेक्ट के ऐसे डालेंगे कि भाई वो जल्दी हो ही ना तुमसे। तो वो इसीलिए होता है कि ज्यादातर लोग गिव अप कर दें और एलिमिनेट हो जाएं। बट हमें यहाँ पर हार नहीं माननी है, ठीक है। उसमें भी वही सेम स्ट्रेटजी लगानी है जो हमने पेपर 1 में लगाई, कि पहले इजी क्वेश्चन, वैसे स्टेजेस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और अपना बेस्ट देकर के और लास्ट मोमेंट तक यूटिलाइज करो। जो कि मैंने देखा मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे थे। मेरे सेंटर पर 1.5 घंटे के अंदर लोग पूरी तरीके से गिव अप कर चुके थे, मैक्सिमम लोग। और वो बस वेट कर रहे थे कि भाई कैसे बचा हुआ समय खत्म हो और वो जल्दी से उठ करके यहाँ से जाएं। और उसमें से कुछ लोग चीटिंग वगैरह भी करते हैं, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स है ना, उनको भी थोड़ा सा वो होता है कि भाई मैं 10 मिनट सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ और बगल वाला देख के लगा दे रहा है,
तो अब इससे भी अपने को वो नहीं होना है कि भाई ठीक है वो एक आध क्वेश्चन लगा के कोई तुम्हारी रैंक नहीं ले लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो 1.5 घंटे पहले गिव अप कर चुका है ना, तो वो आईआईटी तो नहीं जा रहा है, ये बात फॉर श्योर है। लेकिन उन लोगों को देख करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं बस वही सोच के बैठा था भाई कि जैसे पेपर 1 में था कि देखो सबके लिए पेपर सेम है, अपने को अपना बेस्ट देना है, लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल करना है, बीच में पेपर छोड़ना नहीं है, लास्ट के 5 मिनट भी बचे ना तो उसको यूटिलाइज करो। हो सकता है एक आध क्वेश्चन बन जाए, जो तुम्हें लग रहा है नहीं होगा, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो स्टार्ट करो, हो सकता है बन जाए। तो मैंने इसी तरीके से इसी माइंडसेट के साथ में पूरा पेपर दिया, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए। और इसी तरीके से मेरा पेपर 2 भी मैंने लास्ट मोमेंट तक पेपर सॉल्व किया था, मतलब पूरा 5:30 बजे तक। हाँ, एक गलती मैंने ज़रूर की कि मैंने आईआईटी दिल्ली, क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज था, तो उसको टारगेट करके मेरे दिमाग में एक मार्क्स का नंबर था, जो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ ना कि मत करना, ये गलती मैंने कुछ मतलब थोड़ी बहुत कह सकते हो ये गलती मैंने करी। तो उस नंबर के चक्कर में मैंने सोचा कि यार एक दो क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देता हूँ, जिनमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट मैंने फिर भी बिना फुल कॉन्फिडेंस के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया। और एडवांस में यार ऐसी गलतियों की माफी नहीं होती, और अल्टीमेटली उन्होंने नेगेटिव ही दिया। अगर मैं वो सिंपली छोड़ देता ना, तो उस साल की, क्योंकि हमारी हिस्टोरिक कट ऑफ आई थी जेई एडवांस 2022 की, हो सकता है मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर होता, बट मैंने वो अटेम्प्ट कर दिया तो मेरे काफी नेगेटिव हो गए। और उस वजह से फिर जो रिजल्ट आया, मैं आईआईटी दिल्ली तो नहीं पहुंच पाया, आईआईटीएन में आज हूँ, बट आईआईटी दिल्ली तो नहीं पहुंच पाया इसी वजह से। तो यहाँ से तुम्हारे लिए या मेरे यंगर सेल्फ के लिए मेरे यही एडवाइस है मेरी, कि भाई पेपर हर साल का कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। तुम जेई एडवांस की कट ऑफ देखो, कभी बहुत कम है, अभी 2024 की कट ऑफ देखो 120 के आसपास शायद थी, तो काफी ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक नंबर मार्क्स या रिजल्ट का सोच के पेपर मत देना, वरना जितना आ रहा था ना उसको तुम जरूर कम कर लोगे, बस इतना मैं जानता हूँ। तो ये गलती मत करना यार बिल्कुल भी। और फिर फाइनली शाम को पेपर खत्म हुआ और मैं बाहर निकला और मैं बहुत खुश था। इसलिए खुश नहीं था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, बट इसलिए खुश था कि 2 ढाई साल से जिस प्रिपरेशन को हम कर रहे थे, जिस एक चीज के पीछे हम दिन रात लगे हुए थे, जिसके पीछे हम भाग रहे थे, वो रेस फाइनली आज एंड हो चुकी है। और फिर अगले ही दिन हम एक ट्रिप पर निकल गए। हालांकि इसका एंजॉयमेंट ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 3 दिन बाद ही मेरी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और आंसर की आ गई थी। क्योंकि हम एक ट्रिप पर थे, तो मेरा तो मन भी नहीं था कि अपने में मार्क्स कैलकुलेट करूँ कि कितने मार्क्स आए हैं जेई एडवांस के अंदर। बट फिर भी पेरेंट्स ने कहा एक बार कैलकुलेट तो कर ही लो, भले ही उससे कुछ प्रिडिक्ट ना करना हो। तो फाइनली फिर मैंने कैलकुलेट कर लिए अपने मार्क्स, और कैलकुलेट करने के बाद वो मार्क्स बने सिर्फ 84। और यहीं पर ट्रिप की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। जैसे ही ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को बताई कि मार्क्स 84 बन रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत यूट्यूब खोल लिया और सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि भाई 84 मार्क्स में कौन कौन से आईआईटीज मिल सकते हैं। और हर वीडियो में उन्हें एक ही चीज मिली कि इतने मार्क्स में तो कॉमन रैंक लिस्ट में नाम आना भी मुश्किल है, क्योंकि पास्ट का ट्रेंड तो ऐसे ही देखा था कि इतनी कम कट ऑफ कभी गई नहीं थी। और जो उस साल के एग्जाम के बाद भी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, वो भी यही कह रहे थे कि 84 पे तो कॉमन रैंक लिस्ट में भी शायद नाम ना आए। अगले ही दिन से घर का माहौल एकदम बदल गया। पेरेंट्स ने एनआईटीज की लिस्ट निकाल ली और फिर शुरू हुआ बिन मांगी सलाह का दौर। रिश्तेदार, पड़ोसी, हर वो इंसान जिसने कभी भी इस तरह की प्रिपरेशन नहीं करी थी, या की भी थी तो फेल हो चुके थे, एक्सपर्ट बन चुके थे। सबकी एक ही एडवाइस थी कि जेई मेन में तो इतनी अच्छी रैंक है, किसी टॉप एनआईटी में सीएसई ले लो। और साथ साथ एक चीज और जो मुझे बहुत सुनने को मिली थी कि प्लान बी तो होना ही चाहिए था। और इसमें बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आईआईटी में जाना तो प्योरली लक पर डिपेंड करता है, और ये सुन के यार बहुत गुस्सा आता है। अब कोई उन लोगों को कैसे समझाए कि जिस लक और किस्मत की वो बात कर रहे हैं, उसके पीछे किसी स्टूडेंट की 2 3 साल की मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और जितनी भी उसने सेक्रीफाइस किए हैं वो सारे लगे हुए होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं इस एग्जाम में हार चुका हूं, क्योंकि ये जेई एडवांस है और एंड तक कुछ भी हो सकता है। इस चीज की वजह से उन 10 दिनों में मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एनआईटीज में नहीं जाना चाहता था। मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि पहली बात कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं तो ये मानूंगा ही नहीं कि मैं आईआईटी नहीं जा रहा हूँ। एंड इन केस अगर ऐसा होता है कि आईआईटी नहीं मिलता है, तो मेरे दिमाग में पहले दिन से क्लियर था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि मैं एक साल ड्रॉप और लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरे साथ क्या क्या चीजें हो चुकी थी। तो इफेक्टिव प्रिपरेशन मेरी एक साल की थी, तो मैं जानता था कि अगर मैं एक साल ड्रॉप दूंगा तो मैं काफी अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ। पर यार इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उन पर सोसाइटी और रिश्तेदारों का प्रेशर ही इतना होता है। लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, तो इस वजह से ये सारी चीजें हो जाती है। और मेरे पेरेंट्स ने भी उस समय ये कह दिया था कि हम ड्रॉप तो नहीं लेने देंगे, और आई हुई अपॉर्चुनिटी को छोड़ना तो बेवकूफ़ी है। इतनी अच्छी रैंक जेईई मेन में आई है, इसके बावजूद ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे टेंशन के माहौल में केवल एक इंसान था जो मेरा 100% सपोर्ट कर रहा था, और वो था मेरा छोटा भाई। इवन वो पेरेंट्स तक से इस बात के लिए लड़ गया कि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया कुछ भी प्रिडिक्ट मत करो, और अगर उसका मन है तो उसको ड्रॉप लेने दो, क्योंकि वो बेस्ट जज है कि वो ड्रॉप के बाद इंप्रूव कर पाएगा या नहीं। और ऐसे ही वो 10 दिन काफी टेंशन में गुजरे, क्योंकि माहौल अच्छा था नहीं घर का। बट
फिर भी बस दिमाग में मेरे बस एक ही चीज़ चल रही थी कि जल्दी से रिजल्ट आए और क्लियर हो जाए कि सिचुएशन है क्या। और फिर ऐसे ही गिनते गिनते वो दिन निकल गए और आया रिजल्ट का दिन। तो मैंने वेबसाइट खोली और तुम जानते हो कि जिस एग्जाम में इतनी सारी हमने मेहनत की है, पिछले 2.5-3 साल से वही चल रहा था दिमाग में, उसका रिजल्ट देखते वक्त कितनी एंग्जाइटी हो रही होती है। तो मेरे भाई ने फाइनली मेरा रिजल्ट देखा, उसने डिटेल्स फिल की, सबमिट पे क्लिक किया और स्क्रीन ओपन हुई। स्क्रीन पे जो पहली चीज दिखी वो थे मेरे मार्क्स, 89। तो हाँ, मेरे कैलकुलेटेड मार्क्स 84 थे, बट एक क्वेश्चन बोनस हो गया था। तो फाइनली मेरे मार्क्स बने थे 89 और उसके नीचे थी रैंक 10979। और ये रैंक 89 मार्क्स पर इस साल इसलिए बनी क्योंकि ये जेई एडवांस बन चुका था द टफेस्ट जेई एडवांस्ड एवर, और इसकी आज तक की हिस्टोरिक लोएस्ट कट ऑफ है। हाँ, ये रैंक मेरी जेई मेन की रैंक से काफी पीछे थी और इसका रीजन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैंने गलती करी आईआईटी दिल्ली को टारगेट करने के चक्कर में, जो जबरदस्ती क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिनकी वजह से नेगेटिव हुए। आईआईटी दिल्ली मेरा ड्रीम कॉलेज था, वो तो नहीं मिला, बट और बहुत सारे दूसरे आईआईटी के दरवाजे मेरे लिए अब खुल चुके थे। और इस पॉइंट पे भले ही मुझे आईआईटी दिल्ली नहीं मिल रहा था जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था, बट मैं खुश था। खुश था कि मैंने फाइनली उन सब लोगों को गलत प्रूफ कर दिया जो पिछले कुछ दिनों से बोलते आ रहे थे कि अब तो आईआईटी मिल ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा खुश मैं इसलिए था कि मैं अपनी फैमिली का पहला आईआईटीएन बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी भी मेरे दिमाग में एक डाउट था, क्या मुझे एक साल ड्रॉप लेकर के आईआईटी दिल्ली के लिए ट्राई करना चाहिए। और मैं बहुत श्योर था कि अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो मुझे आईआईटी दिल्ली इजीली मिल जाएगा। बट फिर भी मैंने कुछ दिन और सोचा और फाइनली मैंने ऑप्ट किया आईआईटी बीएचयू। तो मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया, आईआईटी बीएचयू ही क्यों ऑप्ट किया। एनआईटी वैसे तो मैं पहले से बहुत श्योर था कि एनआईटी में नहीं जाना है, बट फिर भी ऐसा क्यों था, इस माइंडसेट के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, ये सारी बातें हम किसी और दिन किसी वीडियो में डिटेल में करेंगे। लेकिन इस पूरी जर्नी ने मुझे एक चीज सिखाई, वो थी माइंडसेट। एक आईआईटीएन का माइंडसेट, एक सर्वाइवर माइंडसेट, एक प्रेशर में सोचने का तरीका, कैसे हम चीजों को अप्रोच करते हैं, चीजों को एनालाइज करके अच्छे लॉजिकल डिसीजंस लेना सीखना। तो यही सारी चीजें जो मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान सीखी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अब मैं सिखाना चाहता हूँ तुम्हें इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल पर हम केवल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और टफ क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे कि सोचा कैसे जाता है, हाउ टू बिल्ड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्परामेंट, प्रेशर को कैसे हैंडल करें, और कैसे एक एवरेज सिचुएशन को हम एक ग्रेट रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुम एक जेई या नीट एस्पिरेंट हो और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुमने भी मेरी स्टोरी से रिलेट किया या तुम्हें कोई भी इससे ऐसी इंसाइट मिली जिससे तुम्हें लगता है फायदा हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताना यार, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और तुम्हें आगे किस चीज पर पर्टिकुलरली मेरी गाइडेंस चाहिए, ये चीजें भी कमेंट करके बताना, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि मुझे अगली वीडियोस किन किन टॉपिक्स पे बनानी है। फिलहाल आगे इस चैनल पे मैंने दो चीजें प्लान की हुई हैं। एक तो मैं एक कॉन्सेप्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ जिसमें कुछ टिपिकल कॉन्सेप्ट्स अलग अलग चैप्टर्स के, जो कि जो है इजीली बच्चों को समझ में नहीं आते, और रेगुलर लेक्चर में टीचर आगे बढ़ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए वीक रह जाते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं तुम्हें समझाऊंगा एक आईआईटीएन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने रिसेंटली ये सेम चीजें पढ़ी हैं, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि किन किन जगहों पर क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को आती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में। तो एक तो ये चीज होगी। इसके अलावा मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का प्लान किया है जिसमें हम इरोडोव के सेशंस करेंगे, इरोडोव के और अच्छे एडवांस लेवल पाथफाइंडर वगैरह के, या फिर पिछले एडवांस के पीवाई, मतलब प्योरली एडवांस्ड या उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन। और ये केवल सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इसमें मैं तुम्हें अप्रोच सिखाऊंगा कि जो है एक आईआईटीएन इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है और क्या माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए उन क्वेश्चंस को अप्रोच करते वक्त। तो अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि तुम्हें उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आते ही मिल जाए। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।